नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी आइस के डेली करंट एमसीक्यू प्रोग्राम में। और बिना किसी देरी के हम शुरुआत करेंगे कल के अभ्यास प्रश्न के साथ। 2025 में पनामा के महासागरीय जल के ऊपर उठने से संबंधित विफलता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ये कम से कम 40 वर्षों में पहली बार विफल हुआ। कथन 2, यह मुख्यतः व्यापारिक पवनों के कमजोर होने के कारण हुआ। कथन 3, यह पोषक तत्वों की उपलब्धता को कम करता है और मत्स्य पालन को प्रभावित करता है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। आंसर बी, पनामा की खाड़ी में उत्तरी व्यापारिक पवनों के कारण मौसमी उत्थान होता है, जो ठंडे पोषक तत्वों से भरपूर जल को सतह पर लाता है और मत्स्य पालन को समर्थन देता है। 2025 में ये अपवेलिंग 40 वर्षों में पहली बार विफल हुई, जिसका मुख्य कारण कमजोर व्यापारिक पवनें थी। अपवेलिंग की अनुपस्थिति पोषक तत्वों की आपूर्ति को घटा देती है, जिससे उत्पादकता कम होती है और मत्स्य पालन तथा प्रवाल भित्तियों की रक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसी के साथ चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के प्रश्नों की। संविधान के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत विधेयकों पर सहमति देने की राज्यपाल की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ये राज्यपाल को विधेयक को स्वीकृति देने, स्वीकृति रोकने या राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखने का अधिकार देता है। कथन 2, ये विधेयक पर निर्णय लेने में अनिश्चितकालीन विलंब की अनुमति नहीं देता। कथन 3, ये राज्यपाल को मंत्री परिषद से स्वतंत्र होकर पूरी तरह अपने विवेक से कार्य करने की अनुमति देता है। उपयुक्त कथनों में से कितने सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3, ऑप्शन डी कोई नहीं। आंसर बी, कथन 1 सही है। अनुच्छेद 200 राज्यपाल को विधेयक को स्वीकृति देने, स्वीकृति रोकने या राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखने की शक्ति देता है। कथन 2 सही है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि राज्यपाल विधेयकों को अनिश्चितकाल तक लंबित नहीं रख सकते, क्योंकि इससे विधायी कार्य प्रणाली बाधित होती है। कथन 3 गलत है। राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह और सहायता से बंधे होते हैं और पूरी तरह अपने विवेक से कार्य नहीं कर सकते। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, 1950 में स्थापना के बाद से 25 से अधिक महिलाएं सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश नियुक्ति की जा चुकी है। कथन 2, न्यायमूर्ति फातिमा बीवी सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश थी। कथन 3, न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने वाली है। उपरोक्त कथनों में से कितने सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3, ऑप्शन डी कोई नहीं। आंसर सी, कथन 1 गलत है। 1950 से अब तक केवल 11 महिलाओं को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कुल 287 न्यायाधीशों का लगभग 3.8% है। कथन 2 सही है। न्यायमूर्ति फातिमा बीवी भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त पहली महिला न्यायाधीश थी। कथन 3 सही है। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनेंगी, यद्यपि केवल 36 दिनों के लिए। विद्युत क्षेत्र में नियामक परिसंपत्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, जब औसत आपूर्ति लागत एकत्रित राजस्व से अधिक हो जाती है तो वे डिस्कॉम के अप्राप्य राजस्व अंतर को दर्शाते हैं। कथन 2, इन्हें राज्य विद्युत विनियामक आयोगों के अनुमोदन से बनाया जाता है ताकि तत्काल टैरिफ वृद्धि को टाला जा सके। कथन 3, वे दीर्घकाल में उपभोक्ताओं को प्रभावित किए बिना डिस्कॉम पर वित्तीय बोझ को कम करते हैं। उपरोक्त कथनों में से कितने सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3, ऑप्शन डी कोई नहीं। आंसर बी, कथन 1 सही है। विनियामक परिसंपत्तियां उस अपूर्ण राजस्व कमी का प्रतिनिधित्व करती हैं जब औसत आपूर्ति लागत अनुमोदित राजस्व आवश्यकता से अधिक होती है। कथन 2 सही है। राज्य विद्युत नियामक आयोग उपभोक्ताओं पर अचानक शुल्क वृद्धि का बोझ डालने के बजाय वितरण कंपनियों को इस कमी को नियामक परिसंपत्ति के रूप में दर्ज करने की अनुमति देती है। कथन 3 गलत है। यद्यपि नियामक परिसंपत्तियां अस्थायी राहत प्रदान करती हैं, किंतु दीर्घकाल में उपभोक्ताओं को अधिक शुल्क तथा ब्याज वहन करना पड़ता है और डिस्कॉम को नकदी प्रवाह पर दबाव का सामना करना पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अर्थव्यवस्था में गिग श्रमिकों का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ऑप्शन ए, वे सरकारी संस्थानों में कार्यरत स्थायी कर्मचारी हैं। ऑप्शन बी, वे कृषि मजदूर हैं जिन्हें किसान मौसमी आधार पर नियुक्त करते हैं। ऑप्शन सी, वे औद्योगिक श्रमिक हैं जो कारखानों में निश्चित अनुबंधों पर काम करते हैं। ऑप्शन डी, वे श्रमिक हैं जो अस्थायी एवं लचीले कार्यों में संलग्न रहते हैं, जो प्रायः डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित होते हैं। आंसर डी, गिग श्रमिक वे व्यक्ति होते हैं जो अल्पकालिक कार्य आधारित या फ्रीलांस कार्य में संलग्न रहते हैं, जो प्रायः डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे फूड डिलीवरी, कैब सेवाएं, फ्रीलांसिंग या ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स के माध्यम से किया जाता है। स्थायी कर्मचारियों के विपरीत इनके पास नौकरी की सुरक्षा, सामाजिक लाभों का अभाव होता है और प्रायः आय में अस्थिरता का सामना करना पड़ता है। हाल ही में प्रस्तुत किया गया विक्रम 32 बिट प्रोसेसर किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन ए, IIT रुड़की, ऑप्शन बी, DRDO, ऑप्शन सी, इसरो और SCL चंडीगढ़, ऑप्शन डी, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। आंसर सी, विक्रम 32 बिट प्रक्षेपण यान ग्रेड माइक्रो प्रोसेसर इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला चंडीगढ़ के सहयोग से डिजाइन किया गया है। यह पहले के
विक्रम 1601 चिप का उन्नत संस्करण है, जिसे इसरो के प्रक्षेपण यानों में 2009 से प्रयोग किया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी घाट में बड़े पैमाने पर भूमि उपयोग परिवर्तन के कारण चारागाहों में पक्षी प्रजातियों की गिरावट का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए साइलेंट वैली आंदोलन, ऑप्शन बी चिपको आंदोलन, ऑप्शन सी नीलगिरी पक्षी अध्ययन, ऑप्शन डी अभिको आंदोलन। आंसर सी नीलगिरी पर्वतों में किए गए एक हालिया अध्ययन में ऐतिहासिक संग्रहालय अभिलेखों और आधुनिक क्षेत्रीय सर्वेक्षणों दोनों का उपयोग किया गया। इसमें पाया गया कि चारागाह में पाई जाने वाली नीलगिरी पिपेट और मालाबार लार्व जैसी लगभग 90% प्रजातियां आवास के ह्रास के कारण तेजी से घट रही हैं। मुख्यतः वनों में बदल दिए जाने के कारण 1848 से 2018 के बीच चारागाह लगभग 80% तक सिकुड़ गए हैं। इस अभिनव शोध पद्धति ने पुराने मानचित्रों, संग्रहालय नमूनों और उपग्रह आंकड़ों को संयोजित किया, जिससे ये उदाहरण जैव विविधता ह्रास को सदियों तक ट्रैक करने का एक ऐतिहासिक मॉडल बन गया है। निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में समाचारों में प्रयुक्त शब्द एक्सेस ऑफ अपहीवल का सटीक करता है? ऑप्शन ए ये उन राज्यों के समूहों को संदर्भित करता है जो वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था से असंतुष्ट हैं और अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देना चाहते हैं। ऑप्शन बी ये उन देशों को दर्शाता है जो कमजोर शासन, आंतरिक संघर्ष और आर्थिक संकट के कारण अस्थिरता का सामना कर रहे हैं। ऑप्शन सी ये चीन, ईरान, उत्तर कोरिया और रूस द्वारा बनाए गए नया सैन्य गठबंधन है। ऑप्शन डी ये ब्रिक्स प्लस के तहत वैश्विक वित्तीय सुधारों के लिए सहयोग कर रही उभरती अर्थव्यवस्थाओं को संदर्भित करता है। आंसर ए एक्सेस ऑफ अपहीवल शब्द को अप्रैल 2024 में एंड्रिया कैलेंडर टेलर और रिचर्ड फॉन्टेन ने फॉरेन अफेयर्स पत्रिका में लोकप्रिय बनाया। ये उन असंतुष्ट राज्यों के मेल को दर्शाता है, विशेषकर चीन, ईरान, उत्तर कोरिया और रूस, जो अमेरिकी प्रभुत्व वाली वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के नियमों, सिद्धांतों और संस्थानों को चुनौती देने के लिए आपसी संबंधों को गहरा कर रहे हैं। हालांकि यह कोई औपचारिक गठबंधन नहीं है। इससे पहले 2009 में इतिहासकार नियाल फर्ग्यूसन ने इस वाक्यांश का उपयोग एक अलग संदर्भ में किया था, जहां उन्होंने आर्थिक संकट झेल रहे अस्थिर राज्यों का वर्णन किया था। हैदराबाद गजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए इसे 1981 में हैदराबाद के निजाम द्वारा जातियों और समुदायों के अभिलेखों के साथ जारी किया गया था। कथन दो ये मराठवाड़ा के मराठों को ओबीसी आरक्षण के लिए कुनबी दर्जा प्राप्त करने में मदद करता है। कथन 3 इसे मूल रूप से बॉम्बे प्रेसिडेंसी द्वारा तैयार किया गया था। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। आंसर ए हैदराबाद गजट 1918 में हैदराबाद के निजाम द्वारा जारी किया गया था, जिसमें जातियों और समुदायों का अभिलेख शामिल था। इसके आधार पर मराठवाड़ा के मराठी कुनबी दर्जा स्थापित कर सकते हैं और ओबीसी कोटे का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने तैयार नहीं किया था, इसलिए कथन 3 गलत है। हाल ही में WMO द्वारा जलवायु प्रवृत्तियों पर जारी अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 ला नीना भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में औसत से ठंडे समुद्री सतह तापमान से जुड़ी होती है। कथन 2 ला नीना की शीतलन प्रवृत्ति के बावजूद ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के कारण वैश्विक तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। कथन 3 एंसो न्यूट्रल की स्थिति का अर्थ है औसत से अधिक समुद्री सतह तापमान। उपरोक्त में से कितने कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी 3, ऑप्शन डी कोई नहीं। आंसर बी कथन 1 सही है। ला नीना वास्तव में मध्य और पूर्वी भूमध्य रेखा प्रशांत महासागर में औसत से ठंडे समुद्री सतह तापमान से जुड़ी होती है। इससे वैश्विक पवन पैटर्न, वर्षा व दाब प्रणालियों पर प्रभाव पड़ता है, अतः यह कथन सही है। कथन 2 सही है। सामान्यतः ला नीना वैश्विक तापमान को कम करने में मदद करती है, लेकिन मानवीय कारणों से उत्पन्न ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के चलते वैश्विक औसत तापमान ला नीना वर्षों में भी सामान्य से अधिक बने रहते हैं। यह प्राकृतिक चक्रों की तुलना में जलवायु परिवर्तन के अधिक प्रभावों को दर्शाते हैं। कथन 3 गलत है। एंसो न्यूट्रल का अर्थ औसत से अधिक तापमान नहीं, इसका सीधा सा मतलब है भूमध्य रेखा प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान दीर्घकालिक औसत के करीब है, इसलिए यह कथन गलत है। इसी के साथ चलिए देखते हैं आपका आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति अपने मुंह के अंदर अतिरिक्त दांतों के साथ जीभ काटने वाली भोजन प्रणाली दिखाने वाली सबसे प्रारंभिक मछली के रूप में जानी जाती है? ऑप्शन ए बोबास्टानिया, ऑप्शन बी बोनफिश, ऑप्शन सी प्लैटीसोमस पार्वुलस, ऑप्शन डी ट्राउट। अपना उत्तर हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।